ओके। सो हेलो एवरीवन। हम अभी एमसीपीएस के लास्ट मिनट की कुछ टिप्स आप लोगों को देनी है, और अभी अभी एमसीपीएस का रिजल्ट भी आया है। और रिजल्ट को देख के मुझे थोड़ा सा हौसला हुआ है कि हौसला तो है था पहले भी, लेकिन इस चीज़ से थोड़ी सी रिएश्योरेंस हुई है कि जो जिस पैटर्न पे आप लोगों ने पढ़ा है दैट वाज राइट। आपने इसी को फॉलो करना है, और लास्ट मिनट में उन टिप्स को नहीं आपने छोड़ना जो मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं। और एवरीथिंग विच इज इम्पोर्टेंट इज राइट नो ऑन योर वेबसाइट, आपके पोर्टल पे है, और स्पेसिफिकली मॉड्यूल वाइज रिकॉल्स। और ये हम्म, और जितने भी ये लोग पास हुए हैं इन्होंने सब ने मुझे अभी तो खैर ये इन्होंने अभी रिजल्ट देखा नहीं है, जिन्होंने देख लिया वो बता रहे हैं। तो उनका बस यही था हाँ। कि जो ओके, तो उनका बस यही था कि जो पास हुए हैं ना, तो उसमें जो कॉन्सेप्ट्स थे मॉड्यूल वाइज रिकॉल से उनको बड़ा फायदा हुआ। कमल, फाइजा, जुबिया, शाइजा, शाजिया, जुलेखा, सना, किरण, अगेन सना, ईशा, मदीहा, सना अगेन, मरियम, देन अक्सा, देन मनजा, देन रिजवाना, सना, लॉट ऑफ नेम्स ना। अभी तो ये लोग देख रहे हैं और मुझे तो ये सारा इनबॉक्स फुल ऑफ यही नजर आ रहा है, पास 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 पास, है ना। तो ये रिश्योरेंस है आप लोगों के लिए। वो तो मेरे अनरीड मैसेजेस आ रहे हैं जो मैंने अभी तक देखे भी नहीं है। ठीक है। सो दे मेक इट, एंड डेफिनेटली यू विल आल्सो मेक इट। ठीक है। तो इस लास्ट मोमेंट पे अगेन अगर आपने मिस किए हैं मॉड्यूल वाइज रिकॉल्स, तो प्लीज 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 दोबारा से इंसान बन जाओ और अपना पोर्टल खोलो, और मॉड्यूल वाइज रिकॉल जरूर करने हैं। लेट्स अज्यूम कि लेबर के आई थिंक 3 से 4 सेशंस हैं। कुछ सेशंस में सिर्फ इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी के क्वेश्चंस हैं, उसकी अप्रोच है, कुछ में सिर्फ पीपीएच के हैं, कुछ में हेमाटोमास के हैं, कुछ में डिलेस के हैं, राइट, कुछ में ओब्स इमरजेंसीज के स्पेसिफिकली हैं। तो अगर आप वो मॉड्यूल वाइज कर लोगे तो 70 क्वेश्चंस राइट अवे आपके एमसीपीएस में लेबर से ही आने वाले हैं। तो लेबर पक्का हो गया। कितना ही वो कोई मुश्किल देंगे, आपने तो उससे भी मुश्किल कर लिया है। आपके मॉड्यूल वाइज रिकॉल्स वर मिक्स फ्रॉम आईएमएम एंड एफसीपीएस। जब एफसीपीएस वाले वो करके पास हो गए हैं तो व्हाई नॉट यू, व्हाई यू आर वरीड। तो लास्ट मोमेंट पे ना अपनी स्ट्रैटेजी नहीं आपने रिवर्ट करनी, प्लीज प्लीज प्लीज। सबसे प्रायोरिटी आपके मॉड्यूल वाइज रिकॉल्स हैं। आफ्टर दिस इफ यू हैव टाइम आप अपना पोर्टल ओपन, अपना टेलीग्राम ओपन करें, और हर मॉड्यूल वाइज जो आपके के ग्रुप्स हैं। कैन यू पीपल हेयर मी? कूंज, डॉक्टर एंड जुबिया, जुबैदा, आवाज आ रही है मेरी? यस मैम, यस। आवाज आ रही है। यस, आ रही है। हाँ। तो वंस यू विल डू योर मॉड्यूल वाइज रिकॉल्स फ्रॉम योर पोर्टल, तो फिर आपने ये के ग्रुप्स खोलने हैं। जैसे K1 अर्ली प्रेगनेंसी का है, या K12 तक हम जाते हैं सर्जिकल में। तो उसमें हर ग्रुप में ना कुछ कार्ड्स हैं। ठीक है। वो कार्ड जरूर रिवाइज करनी है, क्योंकि हर इंपॉर्टेंट चीज पे एक फ्लैश कार्ड है। अगर तुम राइट अवे वो फ्लैश कार्ड पढ़ लोगे तो वो पूरा टॉपिक जिसमें से जो इंपॉर्टेंट करना है वो आप रिवाइज कर लोगे। हमारे पास आपका 28 को पेपर है ना। 26 27 वही वही एग्जैक्टली वही है, 48 आवर। ऐसा ही है ना? ऐसा ही है ना? मोहम्मद हुजैफा, रेनुका। तो इन 48 आवर में आप मैक्सिमम लगा लो अपनी सारी एफर्ट एनर्जीज। तो आप यही कुछ कर सकते हो कि हर मॉड्यूल को 2 आवर दो। 2 आवर में उस मॉड्यूल के जितने फ्लैश कार्ड्स हैं वो देख लो। और अगर आप में से कोई थ्योरी कोर्स में है तो अब मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप फ्लैश कार्ड्स मत देखो, बल्कि अपनी थ्योरी की ई बुक्स ओपन कर लो। ठीक है। और क्विकली वो देखते रहो, जैसे लेबर के मुझे पता है 400 पेज की वो बुक है, लेकिन उस 400 पेज की बुक्स में एल्गोरिथम ही करनी है ना। ओब्स इमरजेंसीज के होंगे या लेबर डिलेज के होंगे, है ना, या कुछ सर्जरीज के होंगे जैसे हेमाटोमास हैं। तो उसमें से भी आप जल्दी जल्दी स्क्रीन कर लें कि ये फ्लैश कार्ड वाला पेज है। वो भी एक अच्छी चॉइस है। अगर नहीं हो थ्योरी कोर्स में तो फिर आप अपने के ग्रुप से वो कार्ड्स रिवाइज कर लो, क्योंकि फिर उसमें से जिस थ्योरी में से सिलेक्टेड वन थे वो मैंने आपके क्रैश में भी कवर कराए हैं। तो 12 मॉड्यूल्स हैं, 2 आवर दोगे तो देखो एग्जैक्टली यू विल 18 आवर में ना। एग्जैक्टली कुछ में 1 आवर से भी आप आराम से रिवाइज कर सकते हो। तो आप इन 48 आवर में एग्जैक्टली पूरा सिलेबस गो थ्रू कर लोगे, जो भी इसकी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। राइट। हाँ, मॉड्यूल वाइज रिकॉल्स का मुझे लगता है अब टाइम नहीं है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप सबने वो सुने होंगे। कोई आप में से ऐसा है जिससे मिस हुए हैं वो? वरीना, जैनब, रुखसाना, कर लिया है ना? उनको सुनना ही काफी था, उनको दोबारा रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट बन गया है, ठीक है, काफी है। हाँ, बस एक दफा सुन लिया तो काफी है।
नो 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 वरीज, आपको पता है कि जीरो पे लग जाते हैं इंस्ट्रूमेंट। रोटेशन की जरूरत है, इमरजेंसी है तो फोर्सेप लग जाएगा, नहीं है तो वैक्यूम लग जाएगा, यू नो दिस। तो इसमें से जितने भी क्वेश्चन आएंगे यू आर एबल टू एक्चुअली पिक द की। ठीक है, तो इन 40 टावर में और भी बहुत सारी चीजें हैं जो मैं चाहती हूँ कि आप लोग करें, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहती कि मैं सब कुछ ही बोल दूं जो पॉसिबल भी ना हो ह्यूमनली, है ना। तो ये सारे मॉड्यूल वाइज रिकॉल सुनना मुझे लगता नहीं है 40 टावर में पॉसिबल है। तो आप ये कार्ड्स कर लें, ठीक है। अच्छा, फिर पॉसिबल क्या है? पॉसिबल ये है लास्ट मिनट टॉपिक्स में कि इन कार्ड्स में मेक श्योर वो चीज़ें ज़रूर करें जो कि भूल जाती हैं। अब ये चीज़ें मैं अपने आप को कैंडिडेट समझ के मैंने डिसाइड की हैं। मतलब मैं इफ़ आई एम गिविंग एमसीपीएस एग्जाम ऑन 28 अगस्त, तो ये पीयूएल का एल्गोरिथम मैं भूल जाऊंगी। हाइपरेमेसिस की जो फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन मैनेजमेंट से मैं भूल जाऊंगी। मिसकैरेजेस में मैं बिल्कुल भूल जाऊंगी कि कब सर्जरी करनी है, कब एक्सपेक्टेंट करना है, कब मेडिकल करना है। मोलर में कब वो जो स्कोरिंग है मैं भूल जाऊंगी, आई नो। फॉलो अप भी मैं भूल सकती हूँ एज ए कैंडिडेट। देखो अब तो बढ़ाते हुए अच्छा हो गया 6 साल, तो अब तो याद रट गए हैं, लेकिन इफ आई एम ए कैंडिडेट मैं ये भूल जाया करती थी। तो मैं क्या करती थी कि मैं अपने जो एग्जाम से एग्जैक्टली 2 डेज बिफोर टाइम लाइन पे अगर मैं खुद को सोचती थी, तो मैं ये चीज़ें रिवाइज करती। क्योंकि ये जितनी मर्जी दफ़ा पढ़ लो, अगर एग्जाम से 2 दिन पहले इनको रिवाइज ना करो तो ये स्कोरिंग भूल जाती है, ये एल्गोरिथम भूल जाते हैं, ये इस तरह के मिक्स हो जाते हैं ना, राइट। तो अगर आप में से कोई अब पढ़ना तो सभी नहीं है, लेकिन अगर 40 टावर में वो चीजें पढ़ो जो भूलती हैं और जो आती भी हैं, तो आप उन लोगों से बेहतर हो ना जो ये चीजें नहीं कर रहे। वो 20% ज्यादा मिस्टेक्स करेंगे, आप 20% वो मिस्टेक्स नहीं करोगे। ठीक है। एंटीनेटल केयर में अब ये देखो, रेड्यूस फेटल मूवमेंट का एक बड़ा अच्छा सा कार्ड है, जिसमें आपने अगर 28 वीक के बाद पेशेंट आई है तो आपने सीटीजी करनी है, उससे पहले आई है तो सिर्फ आस्कल्टेट कर रहे हो या एनॉमली स्कैन देख रहे हो, राइट। 28 वीक के बाद अगर आ रही है तो आस्कल्टेट किया, सीटीजी देखी, हाई रिस्क है लो रिस्क है कैटेगराइज किया, तो मेक सेंस। बार बार आ रही है, बार बार आ रही है और कुछ भी नहीं है तो इंड्यूस भी कर सकते हो टर्म पे। तो ये कार्ड भूल जाता है, ये जरूर देखो। एसजीए एफसीपीएस में पुराना ही आया था तो तुम लोग भी नो वरीज। अगर नया कॉम्प्लेक्स है, मुश्किल है भी, टाइट इस वक्त 48 आवर में रिवाइज करना है तो छोड़ दो। तो वही जो इसके मॉडरेट रिस्पेक्टर्स हैं, मेजर रिस्पेक्टर्स हैं, डॉपलर की इंडिकेशन है, वही कर लो। टाइम ऑफ डिलीवरी ऑलरेडी तुम्हारे पास इसके कार्ड्स हैं, भूल भी जाता है, आता भी है। फीटल स्क्रीनिंग टेस्ट, इनकी सेंसिटिविटीज और फॉल्स पॉजिटिव रेट आते भी हैं और आप भूल भी जाते हो। कब कराने हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट, वो भी वो तो इजी है, वो मुझे पता है तुम लोग नहीं भूलोगे। सीवीएस 15 वीक से पहले कराना है, 15 के बाद एमनिसेंटिसिस। लेकिन स्क्रीनिंग मिक्स हो जाता है, कंबाइंड या एनआईपीटी। ठीक है, तो ये कार्ड्स देख लेना। मैटरनल मेडिसिन में जैसे हाइपरटेंशन की प्री कंसेप्शन चेक्स क्या हैं, कौन सी दवाइयाँ बंद करनी है, कौन सी नहीं करनी। डायबिटीज में HbA1c कैसे कितने कितना कट ऑफ रखनी है, RFTs की क्या वैल्यूज रखनी है, फंडोस्कोपी कब कब करानी है और कंसेप्शन के बाद कब करानी है, ये भूल भी जाता रहता भी है। इसी तरह थायराइड की है, इसी तरह बेसिकली एपिलेप्सी के भी, कार्डियक के हैं। तो मेटरनल मेडिसिन के प्री कंसेप्शन चेक इन मेडिसिन के जरूर, इन डिसऑर्डर्स के जरूर कर लेना। लेबर केयर भी इन सब की है इंपॉर्टेंट, जैसे अस्थमा वाला आना ही आना, ब्लीडिंग डिसऑर्डर लेबर केयर में प्लेटलेट्स कैसे रखने आना ही आना। कौन से कार्डियक पेशेंट का सेक्शन करना है, किसको इलेक्टिव फोर्स लगाना है, किसी को बस कुछ भी नहीं आना, खुद डिलीवर हो जाएगी। ये जरूर देखना है। पीपीएच सबकी आप डिफरेंट है, अस्थमा से लेके कार्डियक से लेके हाइपरटेंशन से लेके, इसी तरह लैक्टेशन सप्रेशन सबकी डिफरेंट है। सबकी तो नहीं, हाइपरटेंशन की डिफरेंट है। अच्छा, सुटेबल कॉन्ट्रासेप्शन ये तो यूके में का ने ऑब्वियसली बार बार प्रैक्टिस भी किया, लेकिन जरूर देखना है कि सिकल सेल में क्या कॉन्ट्रासेप्शन अच्छी है। अभी आप डिस्कस भी कर रहे थे डंपर और कॉपर क्यों नहीं देना, क्योंकि मेनोरेजिया होता है ना। ये छोटी छोटी चीजें ये मैटरनल मेडिसिन में जरूर करनी है। ये जो 4-5 मोटी मोटी बीमारियां है ना, इनके प्रिकंसेप्शन चेक, इनकी लेबर केयर और इनकी यूके मैक्स कॉन्ट्रासेप्शन। अब इसमें ये क्या कर सकते हैं 40 टावर में, ये यही रिवाइज हो सकता है और यही भूलता है और यही आता है, तो ये जरूर करना है। अच्छा, फिर लेबर के डिलेज बिल्कुल भूल जाते हैं बहुत भूलते हैं लेबर डिलेज। और पोस्टमार्टम केयर ये जरूर करना है। फर्स्ट स्टेज लेबर, सेकंड स्टेज लेबर, मैंने महसूस किया तुम लोग फर्स्ट स्टेज लेबर में अच्छे हो, सेकंड स्टेज में तुम लोग थोड़े से गड़बड़ हो। और वो शायद इसलिए गड़बड़ हो कि वो नाइस ही इतनी घटिया लिखी हुई है उसकी यही है ना। एफसीपीएस वाले भी गड़बड़ थे उसमें। तो मुझे तो खैर अभी आयरिश वालों ने अपनी गाइडलाइन अब अपडेट किया 2025 के एंड पे जाके, उन्होंने इतने अच्छे एल्गोरिथम बनाए हैं। है तो कॉपी किया नाइस को, लेकिन उन्होंने बड़े अच्छे सेकंड स्टेज लेस ले रखे हैं। लेकिन अब वो नया फ्लैश कार्ड तुम लोगों को मैं इस वक्त नहीं कराना चाहती, लेकिन वो नाइस से कदरे बेहतर है।
बट एनीवे, सेकंड स्टेज डिलेज के वही रखना, 2 आवर फॉर नली और 1 आवर फॉर मल्टी, और एपिड्यूरल ऐड किया तो 1 1 आवर प्लस कर दो, ठीक है, नो वरीज। बाकी पोस्टपार्टम केयर में जरूर देखना कि रिटेंट प्लेसेंटा कब किसको बोलते हैं, फिजियोलॉजिकल मैनेजमेंट पीपीएच की कब करनी है, और कब एक्टिव मैनेजमेंट करनी है, और कब फिजियोलॉजिकल छोड़ देना है। लाइक जैसे पेशेंट कोलैप्स कर रही है या ब्लीडिंग बहुत हो रही है, हाई रिस्क पेशेंट है, उसमें तो हम फिजियोलॉजिकल करेंगे ही नहीं ना। ये जरूर आएगा, ये अपने कार्ड्स अपने जरूर रिवाइज करने हैं। मेंटल हेल्थ में स्पेसिफिकली साइकोसिस के बाद, डिप्रेशन के बाद, ब्लूज के बाद, बस ये जरूर देखनी है। सेफ ड्रग्स ब्रेस्ट फीडिंग की जरूर देखनी है। पीपीएस एल्गोरिथम जरूर जरूर करना है, बड़े दिल से आपने पढ़ा था ये। ब्रीच एल्गोरिथम जरूर करना है। हर ब्रीच फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में जरूरी नहीं आप सेक्शन करें, अगर उसने रिफ्यूज कर दिया सेक्शन तो यू कैन डिलीवर एज ए, उसकी एनवडी भी कर सकते हो, राइट। और वो जो उसके फेवरेबल फैक्टर्स हैं वो देखने हैं, और डोंट मिक्स इट विद ईसीवी प्लीज। ईसीवी की कॉन्ट्रा इंडिकेशन डिफरेंट है और ब्रीच डिलीवरी की डिफरेंट है, ठीक है। अगर एक्सटेंडेड नेक है तो ब्रीच नहीं डिलीवर होगी लेकिन ईसीवी हो जाती है, राइट। इंडक्शन ऑफ लेबर इसमें बिशप जरूर आपने कैलकुलेट करना है, ये आ जाता है समटाइम, वो दे देते हैं कि 6 है 7 है, समटाइम आपको कैलकुलेट करना पड़ता है। वी बैक की परसेंटेज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ओब्स एल्गोरिथम तो इजी है, लाइक कॉर्ड प्रोलैप्स, शोल्डर डिस्टोशिया, इन्वर्जन, वो आप एक दफा फ्लैश कार्ड से कर लोगे तो वो भी जाएगा और आएगा भी। तो लास्ट डेज या 48 आवर में अगर आपने अपने कार्ड्स करने हैं तो मैंने उसमें से भी तुम लोगों को बता दिया कि कौन से करने हैं और कैसे करने हैं, और ये भूल भी जाते हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक्स हैं लास्ट 48 आवर के लिए। एंड आफ्टर दिस बिशप भूल जाता है, लेबर डिलेज मैंने पहले बोल दिया, सीटीडी भूल जाती है। सस्पिशियस पे क्या करना है, पैथोलॉजिकल पे क्या करना है, किस पे काउस्टिक स्टिमुलेशन करानी है और किस पे नहीं करानी, फेटल ब्लड सैंपलिंग लास्ट एक्सक्लूजन की बनेगी अगर बनती है, वरना एफवीएस को अवॉइड किया जाए तो जरूर करें, क्योंकि अब ये रिकमेंडेड नहीं है। बायोफिजिकल प्रोफाइल वैसे कैलकुलेट करने को नहीं देते हैं एमसीपीएस में, आई हैव नेवर सीन अ सिंगल क्वेश्चन ऑन बायोफिजिकल प्रोफाइल। लेकिन ये एक स्कोर है तो एज ए स्कोर मैंने डाला है इसमें कि सारे स्कोर्स रिवाइज कर लें, इसलिए बायोफिजिकल प्रोफाइल अगर स्किप करनी हो तो कर देना। लेकिन मोलर की स्कोरिंग, एपगार जरूर आता है, ओजीडी की वैल्यूज, हाइपरटेंशन की वैल्यूज, क्रॉनिक हाइपरटेंशन को पोस्ट डिलीवरी हम रखते हैं 140/90, और जो जेस्टेशनल्स हैं उनको 150/100, ये कट ऑफ है ना डिफरेंट। और प्रेगनेंसी के सेम है। ओएचएसएस की ग्रेडिंग जरूर आती है, ये जरूर करना। पीक स्कोरिंग जरूर आता है, कौन से स्कोर को कब एडमिट करना, कहाँ एडमिट करना। यूरोडायनामिक्स जरूर आपने देखना है, ठीक है, कौन सी वैल्यूज पे डिट्रोसर को हम बोलते हैं कि ये इंस्टेबिलिटी है, और क्या होती है इसकी फुल कैपेसिटी, ये चीजें भूल जाती हैं। और अगर अभी 48 आवर में इनको रिवाइज कर लोगे तो फिर नहीं भूलेंगी, और इनमें से क्वेश्चन आएंगे तो आप सही करोगे, बाकी जो लोग रिवाइज नहीं करके जा रहे हो गलत करेंगे तो आप सेफ हो जाओगे, और आप भी एफसीपीएस की तरह बोल रहे होंगे पास अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, उनको भी मैंने ऐसे ही समझाया था। तो ये यही टेक्निकल टिप्स होती हैं, सभी आप सभी ये 48 आवर में पढ़ेंगे। तो बट मैटर इज दैट कि कौन क्या पढ़ रहा है, तो आपने ये टॉपिक जरूर पढ़ने हैं, ठीक है। बाकी ऑन्कोलॉजी में स्टेज और स्टेज वाइज ट्रीटमेंट ही हो सकती है लास्ट मिनट में, और यहीं से एमसीपीएस आता है, इससे ज्यादा वो देते भी नहीं है। बैश में जो फर्स्ट एंटीबायोटिक्स है वो कर लें, या इन केस ऑफ एलर्जी स्पेसिफिकली गोनोरिया पेनिसिलिन जीपीएस देख लेना। एफएसएरएच के टेबल ही काफ़ी हैं, जैसे यूके मैक है, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन है, ठीक है, और यूके मैक भी ओसीपीज का ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ब्रेस्ट फीडिंग और पोस्टपार्टम वाला इंपॉर्टेंट है अगर मोर इंपॉर्टेंट करना है। जनरल गाइनी में एचएमबी एल्गोरिथम जरूर देखने हैं। मेक श्योर कि एब्लेशन भी नहीं होती है, एंडोमेट्रियल कैविटी खराब है, और ना ही आप रख सकते मायरीना, ठीक है। हाँ, इंट्राम्यूरल है और कैविटी इंटेक्ट है तो फिर आप रख सकते हैं, फिर साइज आएगा 3 सेंटीमीटर लेस। और आफ्टर दिस मोर देन 3 सेंटीमीटर पे तो माइरीना भी आउट हो गई, और एब्लेशन भी फिर हम आप देख लेना कि इनफर्टिलिटी है तो माइमेक्टमी, और नहीं है तो एम्बोलाइजेशन एंड ऑनवर्ड्स टिल हिस्टेक्टमी। और कभी भी हिस्टेक्टमी बेस्ट नहीं होती, हमेशा स्टेप वाइज जाना है अंटिल अनलेस मरने वाली हो रही हो, ठीक है। एमेनोरिया के एल्गोरिथम जरूर देखनी है, कब एफएसएच कराना है और कब जंप करना है कैरोटाइपिंग पे। ह्यूटेन एनामलीज, दे लव इट, स्पेसिफिकली सेप्टेट, ठीक है। इनफर्टिलिटी एल्गोरिथम्स, जेनेटिक्स में पेडिग्रीज में, पर एमसीपीएस मुझे इतना मैंने देखा नहीं, वो कंजेनिटल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया के पीछे पड़े हुए होते हैं, है ना। इसकी पेडिग्री देख लेना, और थैलेसीमिया की, हीमोफीलिया की भी देख लेना। बाकी कंसेंट इज नॉट फॉर एमसीपीएस, छोड़ दो। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, करोगे ना ये? कल परसों अब पढ़ना तो है, तो ये जरूर करना,
रिवाइज। डॉक्टर आमरा। हम्म। शजिया। गॉट इट। मिसबा। यस, ये तो बोल दो, आवाज नहीं है तुम्हारी। रोशना। यस मैम। हाँ, तो तुम लोग कह रहे थे कि मैडम हमें बता दें कि बड़ी स्ट्रेस हो रही है, इतना सिलेबस है पहाड़ जितना, तो क्या रिवाइज करें, बस यही रिवाइज करना है जो बोल रही हूँ। ठीक है। और ये ड्यूएबल है ह्यूमनली, अगर मैं बोलूँ कि सारी रिकॉर्डिंग सुन लो, वो नहीं सुन पाओगे, सारी थ्योरी बुक्स पढ़ लो, नहीं पढ़ सकते। टाइम वेस्ट करोगे, डिप्रेशन लोगे। तो यही डुएबल है और ये कर लोगे अच्छे से। और 20% यू विल बी इन अ बेटर पोजिशन अदर देन दोज जो कि बाकी जितने रिवाइज कर रहे होंगे। बाकी आप अब के बाद से कोई जंक फूड नहीं, कोई मैक क्रिस्पी नहीं, कोई केएफसी नहीं। ठीक है, सिर्फ घर का सिंपल खाना। और ताकि तुम्हारे वैसे ही स्ट्रेस से स्टोमिक अपसेट हुआ हुआ था, उल्टी सीधी चीजें तुम और खा लोगे। तो ये स्टेटस नहीं करा लेना अभी। तो सुकून करो, मेडिटेट करो, नमाजें पढ़ो। ठीक है, जितना पॉसिबल रिवाइज कर सकते हो रिवाइज करो। आज पता है एक बच्ची ने मुझे अभी मैसेज किया, एंड शी टोल्ड मी, मैडम आई फॉलोड योर कोर्स 2 टाइम्स, और आपने मुझे बोला था मेरी तैयारी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, एंड आई कांट मेक इट। तो मैंने उसे बोला कितना स्कोर है। अब सोचो उसका स्कोर क्या ही होगा। गेस इट। हाँ, 75 पे बंदा पास होता है, और उसका 74 से ज्यादा है। हम्म। 74.5। अब मुझे समझ नहीं आई मैं उसे क्या बोलूं, लाइक उसको कहूँ गुड वेल डन इतना अच्छा स्कोर है, या मैं उसे बोलूं कि बेटर लाइक नेक्स्ट टाइम। समझ ही नहीं आया। तो मैंने उसको पता है क्या बोला, मैंने उसको बोला देखो, कुछ फैसले अल्लाह के होते हैं और कुछ होते हैं, वैसे सारे फैसले अल्लाह के होते हैं, हमारे हाथ में तो कुछ है ही नहीं। क्या ख्याल है? अब इस स्कोर पे मैं उसको ये तो नहीं कहूंगी तुमने पढ़ा नहीं, वो कहती मैं आपका थ्योरी भी लेती हूँ, क्रैश भी लेती हूँ, दोबारा से ज्वाइन करूंगे। अब मैंने कहा तुम इतनी अच्छी ऑलरेडी थ्योरी में और अप्रोच में, तुमने खुद को बस थोड़ा सा रिसर्चिटेट करना है, और अल्लाह का ये बेस्ट प्लान है। अब अल्लाह की हिकमत सोचनी है कि मेरे लिए क्या, क्यों अल्लाह ने ये डिसाइड किया है कि मैं ये दोबारा से पढूं। और इसकी शायद तुम्हें समझ आएगी मसलहत, मे बी when once you will be actually will giving any essay viva, या किसी टफ एग्जाम में बैठी होंगी और तुमने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, एंड यू विल बी वेरी क्लियर इन योर थॉट्स। तो ये अभी हमें नहीं समझ आएगा। आई फिर उसको थोड़ा सा हौसला हुआ, एंड आई टोल्ड हर के मेरा भी उड़ गया था फर्स्ट टाइम तो, और इतना मैंने अच्छा पढ़ा था। अब मैं ऐसी बातें तुम लोगों से क्यों कर रही हूँ, तुम लोगों का तो पेपर है खैर। लेकिन वन थिंग इज दैट कि तैयारी तो सब कर रहे हैं, लेकिन आपने स्ट्रेस नहीं लेनी। डू यूर बेस्ट और फिर छोड़ दो अल्लाह पे। ठीक है, मैं फेल हो जाऊंगी भाई, फेल भी लोग ही होते हैं। मैं पास नहीं हुई तो क्या, कुछ नहीं होता भाई। यू जस्ट हैव टू रीड एंड गिव एवरीथिंग। आप ना भी दो तो अल्लाह का फैसला है। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताऊं कि आप लोगों को ने थ्योरी में एक्सटेंसिव पढ़ा है ना काफी, मुझे कंप्लेंट भी बड़ी आई हैं, आपने हमें तो बहुत ही पढ़ा दिया, अब कोई गाइडलाइन टॉक नहीं छोड़ा। तो पता है क्या, अब वो बहुत सारे लोग अगर वो टॉक ना पढ़ते या वो गाइडलाइन ना करते थार वाली, तो वो भी एमसीपीएस में पास हो जाएंगे, और तुम लोग भी पास हो जाओगे। लेकिन वो जो कमी है ना, वो कमी रह जाती है। मीन्स अगर आपको नहीं पता ना कि सेकंड स्टेज में बच्चा फंस चुका है और निकलेगा कैसे, पुल या पुश से, तो उसके बगैर भी तुम एमसीपीएस कर लोगे, इस नॉलेज के बगैर भी। लेकिन ये तो कमी है ना, ये तुम्हारे सामने आएगी कभी ना कभी, लिखवा लो। कभी क्लिनिक में बैठे हुए, कभी ओपीडी ईआर, कभी ईआर में, कभी किसी एसआर इंटरव्यू में, कभी किसी और इंटरनेशनल एग्जाम में। इवन यू विल अपेयर, आई नो, इन एमआरसीपीआई, इन एमआरसीओजी, बहुत सारे लोग करेंगे उसमें। ठीक है, तो अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़े। ठीक है, ये मत सोचें कि हम क्यों करें इतना, हमने इतना पढ़ लिया, ये आपके इसमें आपका फायदा ही है। पास आपका पास होना या किसी का तुक्के से पास होना, वो इक्वल नहीं है। ठीक है, अब मैंने मुझे पता है, मैंने तुम लोगों के एफसीपीएस के लेवल पे पढ़ाया है। लेकिन किसी ने कभी ना कभी तो दुआएं दोगे मुझे। ठीक है, तो और फिर भी बाय एनी मीन डू योर बेस्ट एंड लीव रेस्ट ऑन अल्लाह, इस पे टेंशन नहीं लेनी है। जरा मैं चार्जिंग पे लगा लूं, लैपटॉप हो रहा है पानी। चला पंखा चला देना।
अच्छा, तो कहाँ से कहाँ चली गई मैं? तो बस कहने का मकसद ये है कि जितना तुम कर सकते हो ना इन 40 आवर में तैयारी, स्ट्रेस लिए बगैर करो। तुमने अगर पास होना है, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, और तुमने कब पास होना है ये तुम्हारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में है सिर्फ मेहनत करना। और अल्लाह का ये वादा है कि जिसने मेहनत की है ना, उसको उसके उसकी मिलेगी जजा एट राइट टाइम। ठीक है? तो स्ट्रेस नहीं लेनी, सुकून से 2 दिनों में सोएं। राइट? और दैट्स इट। हाँ, अगर एग्जाम से पहले बहुत सारे लोग इंस्टेड ऑफ माई ऑल दीज टॉक्स आर नॉट गोइंग टू स्लीप। कौन है वैसे पूरी रात जागता है स्ट्रेस से? हाँ, कोई जागता है? वैसे सो जाते हो? हाउ यू कोप अप विद स्ट्रेस? ना, रुक। नींद ही नहीं, नींद कहाँ आती है? जुबैदा को नहीं आती है, उसमा को भी नहीं आती। बहुत डिस्टर्ब स्लीप। मैं ज्यादा सोती हूँ। मैं, वाह शायद, वेल डन, गुड। ज्यादा सोना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि आधे क्वेश्चन तो सीपीएसपी के एक्सक्लूजन बेस्ड होंगे। ना ए ना बी ना सी ना डी, ई निकलेगा जाके। तो एक्सक्लूजन के लिए भी दिमाग चलेगा ना। और जब तक उसकी नींद पूरी नहीं होगी तो कैसे चलेगा? ठीक है। मैं वैसे, तुम लोग तो अच्छे हो, तुम सो जाते हो, मुझे तो नहीं आती थी नींद। इतनी अच्छी बातें करने के बाद भी मुझे लगता है कि पर्सनली व्हेन इट हैपेंस विद मी आई कांट स्लीप। इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू स्लीप बिफोर एग्जाम। सबसे बड़ा चैलेंज मुझे ये नहीं होता कि रिवाइज हुआ नहीं हुआ। सबसे बड़ा चैलेंज मुझे ये होता है कि अगर मैं सो गई तो मैं पास हो जाऊंगी, और सो ही तो नहीं पाती। तो मुझे ना, फिर मैं क्या करती हूँ, समटाइम आई टेक ओनली पीसीएम। थोड़ी एग्जॉस्ट होती हूँ, ठीक हो जाता है। समटाइम आई आई हैव टू टेक दिस मनहूस ड्रग। अच्छा, पहले तो मैं नहीं लेती थी, जब एमबीबीएस के प्रॉफ देती थी उस वक्त तो मुझे नहीं पता था। मैं डरती थी यार, ये खा लिया तो सोऊंगी नहीं, हैंगओवर हो जाएगा। और अच्छे इतना कोई खास मैं एमबीबीएस में करिश्मा भी नहीं हुआ मेरा, ऐसे ही बस पास हुई। तो आई वॉज गुड इन माई ट्रेनिंग इन एफसीपीएस, वो मैंने कंपनसेट किया। और ये मेरी सारी रीजन ये थी कि मुझे ये एक्चुअली, मुझे आई आई डील विद माई स्ट्रेस। मुझे अपनी स्ट्रेस को डील करना मैंने सीखा एफसीपीएस में। व्हेन आई स्टार्ट टू डील हाउ टू एक्चुअली डील विद स्ट्रेस, आई स्कोर गुड। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो, कुछ लोग सो जाते हैं, कुछ को नहीं आती नींद। हर एक की पर्सनालिटी बी तो नहीं होती, कुछ लोग एक ए टाइप बी पर्सनालिटीज के होते हैं। तो सोना जरूरी है, ना सोने से। अगर आपको बाय एनी मीन नींद नहीं आती तो प्लीज सो जाओ और ले लो ये 3 mg। 3 mg ना सही, 1.5 mg ले लो। ठीक है? अगर आप हैबिचुअल नहीं हो तो स्लीप इंडक्शन हो जाती है, और हैंगओवर भी नहीं होता। राइट? लेकिन एट ये सबसे एक्सक्लूजन की है कि कुछ नहा कुछ भी नहीं हो ना तब ये करना है, बट मिनिमम यार 6 घंटे सो के जाओ। ठीक है? नींद ही पूरी नहीं है तो एमसीक्यूज नजर नहीं आएंगे, वो भी स्क्रीन पे। पैल्पिटेशन बहुत ज्यादा लोगों को तो हर स्ट्रेस इश्यूज होते हैं, वो पीसीएम से और ये मेडिटेशन से ठीक हो जाते हैं। बहुत कम जो मेरे जैसे होंगे उनको इसकी जरूरत पड़ेगी। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको टैकेकार्डिया बहुत होता है, उनके लिए इंड्राल है। ये तो बहुत अच्छी दवाई है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप बहुत ज्यादा चाय कॉफी पी लेते हो और उससे ये टैकीकार्डिया शुरू हो जाता है। फिर वो हार्ट रेसिंग और पेसिंग चल रही होती है। मेरी एक रूममेट को था ये मसला, तो शी फील बेटर विद एंड्रॉल। वो फिर लास्ट 2 डेज में ले ही लेती थी। लेकिन मैं तुम्हें ये नहीं कह रही कि दवाइयों पे आ जाओ। मैं तो ये चाहती हूँ आप बहादुर बनो, स्ट्रांग बनो। ठीक है? और डू योर बेस्ट। और जो चीज़ें आपके इख्तियार में नहीं है, रिजल्ट वो अल्लाह पे छोड़ो, क्योंकि अल्लाह का वादा है कि जिसने मेहनत की है उसके लिए उतना ही है। सीपीएसपी या ये सिस्टम ये सबके लिए ही उतना ही बुरा है जितना आपके लिए। यू आर नॉट अलोन। तो अगर कोई चीज़ बुरी है तो सबके लिए बुरी है, अच्छी है तो सबके लिए अच्छी है। अगर कोई उनमें सर्वाइव कर रहा है तो आपको भी सर्वाइव करना चाहिए। राइट? लेकिन बहुत रेयर लोगों के लिए अगर मैं ये कहूँ कि हाउ टू डील विद लैक ऑफ स्लीप इश्यूज, तो ये मेरी सजेशन है, क्योंकि हर चीज़ का इलाज तो है। ठीक है? कैंसर का भी ये लोग कीमो नहीं कराते, कीमो के कितने साइड इफेक्ट्स हैं, लेकिन वो उस कैंसर से तो बेहतर है ना। तो मैं भी यही बोलती हूँ कि इंस्टेड ऑफ दिस कि आप पूरी रात ना सो और वॉशरूम के चक्कर लगाते रहो, तो ये उससे बेहतर है। फिर भी तो तुमने पास नहीं होना ना, हैंगओवर हो जाएगा तो उससे तो फिर भी शायद कुछ करके आ जाओगे। एक बंदा जो नहीं सोता वो हो ही नहीं सकता पास। कैसे पास होगा? वो नहीं, इतना माइंड
6 घंटे की स्ट्रेस ले सकता है वो पेपर की ना, इतने लंबे सिनेरियोज और 5-5 क्वेश्चन वो ऑप्शंस। अच्छा, रात को ये अपनी रोल नंबर स्लीप्स, अपने कपड़े जूते सब चीजें तैयार करके सोनी है, सुबह ना क्या बना मचा देना। और वैसे तो सीपीएस भी खाना दे ही देती है ना, मिल जाता है, कोई है रिपीटर? हम्म। मैंने सुना है दे देते हैं बिरयानी हैवी बहुत हो जाती है, या पैक दे देते हैं। हाँ, रेणुका, यू वांट टू से समथिंग? दे देते हैं, लास्ट में देते हैं चाय बिस्किट, लास्ट में जाते हुए बिरयानी। वाओ, बिरयानी का डब्बा लास्ट में मिलता है, दरम्यान में चाय बिस्किट, टी बिस्किट। हाँ तो टी बिस्किट, हाँ टी बिस्किट ठीक है, टी ब्रेक में टी होनी चाहिए। लेकिन अब आप सुबह भी नहीं खा के गए, दरमियान में भी सिर्फ चाय मिली, तो फिर हमारे दिमाग को या तो स्लीप तंग करती है या हाइपोग्लाइसीमिया तंग करता है। स्ट्रेस में ये काम अच्छा करता है बैकग्राउंड में अगर नींद अच्छी है और ग्लूकोज है ना, तो स्ट्रेस में इट परफॉर्म वेल। बट तुम लोगों ने तो फिर सोने पे सुहागा ना, खा के जाते हो, लेट पहुंचते हो, नींद भी नहीं पूरी लेते। तो इन्हीं छोटे छोटे मसलों से ही आपका 50% स्कोर कम हो सकता है। आप में से बहुत अच्छा कोई पढ़ रहा है ना, तो ये इस चीज की गारंटी नहीं है कि उसको पूरा पेपर वो आराम से हल कर लेगा। अगर बहुत अच्छा पढ़ भी लिया, अगर लेट पहुंचा है, नहीं ग्लूकोज लेवल ठीक, नाश्ता स्किप करके गया है, नींद नहीं पूरी करके गया, तो वो नहीं कर पाएगा अच्छा परफॉर्म। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं, और मेरे तो 6 साल की मेंटोरशिप में मैंने इतने केसेस देखे हैं। इतने अच्छे अच्छे बच्चे हैं, लेकिन टॉक्स वाले दिन आधा घंटा लेट, दो दो सेशंस निकल चुकी हैं, अलाउ नहीं किया, अटेम्प्ट गई सारी, हालांकि वो बच्चा पहली अटेम्प्ट में पास होने वाला था। भाई तुम पहले निकल पड़ते। पता नहीं है पाकिस्तान के ट्रैफिक के हालात, और बारिश भी है आजकल। ठीक है, तो ये चीजें भी हैं। तो मेक श्योर कि अगर हाँ, घर दूर है या रोड इश्यूज हैं, ट्रैफिक इश्यूज हैं, तो पहले निकलो। आधा घंटा पहले पहुंच जाना अच्छी बात है, वहां बैठ के रिवाइज कर लो जो रिवाइज करना है। ठीक है। और साथ में ना, पता नहीं उनकी टी कॉफी कैसी है, तुम लोग अपने साथ एक कोल्ड स्नैक बना के ले जाना। कुछ ना चाहिए तो 2 लेज उठा लेना मिड ब्रेक के लिए। ठीक है। कुछ लोग को वहाँ की टी पसंद नहीं आती, बहुत चीनी डाल देते हैं, या टी बैग वाली होती है, ये भी तो होता है। तो अगर अपना कॉफी सैशे साथ ले जाओ, ठीक है, गर्म पानी मिल जाता है। ये छोटे छोटे इश्यूज हैं। और दरमियान में सेकंड पेपर से पहले 2 पीसीएम जरूर खा लेना, बड़े एग्जॉस्ट हो जाते हो पहला पेपर देके। राइट। और एक ट्रांसपेरेंट से बोतल में पानी ले जाना, बार बार उठ के जाना पड़ता है फिर अपनी सीट छोड़ के। तो एक ट्रांसपेरेंट बोतल में पानी, 2 पीसीएम। ठीक है। 30 मिनट्स बिफोर एग्जामिनेशन हॉल पहुंचना है, आराम से अपनी सीट अरेंजमेंट वगैरह देखनी है, कहाँ सीट है वो, इजी हो जाना, अपने सिस्टम को देख लेना चल रहा है नहीं चल रहा। और इस सारी एक्टिविटी में थोड़ा सा ना आपका हार्ट रेट भी बेस लाइन आ जाएगा। और फिर एग्जाम स्टार्ट होगा तो बड़े पीस में तुम लोग स्टार्ट करोगे। राइट। या फिर ऐसे कि हफ्फड़ दफ्फड़ में पहुंचे 10 मिनट लेट, और ढूंढ रहे हो कहाँ सीट है, और फिर फिर आपके शुरू के एग्जाम के 30 मिनट्स तो स्टेबल होने में ही खत्म हो जाएंगे, है ना, ऐसा होता है। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स नहीं करनी है। ठीक है, खाना घर से खा के जाना है, और एक कोई ना कोई स्नैक्स वगैरह साथ लेके भी जाने हैं। ठीक है। 30 मिनट्स बिफोर जरूर पहुंचना है, 8 घंटे की नींद, ये वाली बातें तुम लोग पूरी कर लो ना। और वो जो लास्ट मिनट के टॉपिक्स हैं, वो एक तरफ। अगर आपको ना कि मैडम हम ये टॉपिक्स रिवाइज करें, या हम 30 मिनट पहले पहुंचे और 8 घंटे सोए, तो मैं बोलूंगी कि ये काम कर लो, 30 मिनट पहले पहुंच जाओ 8 घंटे की स्लीप कर लो। टॉपिक तो फिर भी रिवाइज कर लोगे, दिमाग इतना एक्टिव होगा कि पिछले 2 साल में भी कोई चीज पढ़ी है ना, वो भी निकाल के ले आएगा। Our brain works well in stress if provided that he has good enough sleep and glucose levels असमा नहीं। अच्छा, बोतल पे दे देते हैं वाटर वाटर, ठीक है। लेकिन साथ ले जाना ना, रास्ते में पी लेना, ले जरूर जाना। तो बाकी कुछ लोगों को कॉन्स्टिपेशन इश्यूज हो जाते हैं, जो कुछ भी है घर से पीसफुली अटेंड करके जाना वॉशरूम पे। ठीक है। वो वाला टाइम भी निकाल लेना, 30 मिनट उसके बाद। और अब आपने एग्जाम शुरू करना है। ठीक है, अगर 30 मिनट पहले पहुंच गए हो तो फिर कंफर्टेबल होंगे, उससे पहले वरना कंफर्टेबल नहीं हो सकता, वरना वो डीप ब्रेथ भी नहीं आने वाली। स्टार्ट एग्जाम। ठीक है। जब टाइम स्टार्ट हो, और गहरी गहरी 3 दफा सांसें लेनी है। अब तुम लोग ये लिख लो, मेरी बात लेनी है, बच्चों वाली बात नहीं कह रही मैं। आप इसको प्रैक्टिस करो, एंड थैंक्स मी लेटर।
and tell yourself that you will do it. सच में talk to yourself before you are starting to the paper. देखो एग्जाम अब तो शुरू हो ही गया ना। अब भी यहाँ टेक्निकल इश्यूज हैं। एक तो 100, पहले पेपर वन में 100 क्वेश्चन हैं। उसमें से शुरू में मे बी, अगर मैं फर्स्ट 10 क्वेश्चंस की बात करूं, कि शुरू शुरू के 2 आते हैं और उसके बाद 2 नहीं आते। जो 2 नहीं आते, तो फर्स्ट 10 सेकंड में ही स्टेटमेंट पढ़ के समझ आ गया ये तो आता नहीं है, उसको फर्स्ट 10 सेकंड में ही स्किप कर देना, बजाय इसके कि उसको 2 मिनट पढ़ने के बाद डिसाइड करो कि मैं इसको स्किप करना है। क्योंकि दोबारा जब वो उसको स्किप करके पढ़ोगे दोबारा 2 मिनट लगेंगे, और जो 2 मिनट पहले दिए थे वो भी गए बेकार। तो आपने तो वैसे ही बाय द वे इसको एंड पे करना है ना। तो इफ यू थिंक दिस इज अ न्यू टॉपिक या अननोन टॉपिक, या यू हैव राइट नो यू विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू मेक अ की, तो उसको फर्स्ट 10 सेकंड में स्किप करके आगे चले जाओ और अटेम्प्ट ऑल दोज क्वेश्चंस विच यू नो फर्स्ट। फिर दोबारा से आपके वो क्वेश्चंस आ जाएंगे स्क्रीन पे जो आपने स्किप किए हुए हैं। ठीक है। फिर आपने जो क्वेश्चन शुरू कर लिया ना, अब उसको मार्क करके ही आगे जाना है, उसको मजीद थर्ड टाइम के लिए नहीं छोड़ना। ठीक है। मेक श्योर कि जो बज हैं जैसे लीस्ट, एक्सेप्ट, कॉमन, बेस्ट, अप्रोप्रिएट, ये आप हरी में ना छोड़ो। और ये तो मैं करती हूँ, मैं भी करती हूँ। बेस्ट करना हो तो मुझे लगता है ये फर्स्ट पूछ रहे हैं, कॉमन पूछना हो तो मुझे लगता है ये जो है स्ट्रॉन्ग पूछ रहे हैं, एक्सेप्ट करना हो तो मुझे लगता है ये एक्चुअली आइडियल की पूछ रहे हैं। ये करता है हर बंदा। ठीक है। तो मुझे तो अपना पता है, तो मैं तो हमेशा दूसरी दफा पढ़ती हूँ स्टेटमेंट और मार्क करती हूँ, अपने दिमाग में नोट करती हूँ कि ये एक्सेप्ट पूछ रही है, मुझे रॉन्ग की चूज करनी है। ये बेस्ट पूछ रही हैं तो मैंने बेस्ट इस पेशेंट को इंडिविजुअलाइज करके चूज करना है, ना कि ओवरऑल बेस्ट। और जब भी अप्रोप्रिएट आएगा तो मैंने इसी स्टेटमेंट को पढ़ के अप्रोप्रिएट पूछना है, ना कि ओवरऑल। ठीक है। तो अच्छा, अब ये चीजें आपको दूसरी दफा पढ़ने पे समझ आती हैं वैसे। अच्छा, जब आपने स्किप किए क्वेश्चन, स्किप करने के बाद भी आपको पता है ये तो बड़ा डिफिकल्ट है, अब क्या करूं, तो पैनिक नहीं हो जाना। ठीक है। तो ये सबके लिए डिफिकल्ट होते हैं, हर हर जो भी, इवन मैं भी तुम लोगों का पेपर दूं, मुझे भी होगा कि कोई 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो मेरे लिए डिफिकल्ट होंगे। तो इफ इट सम क्वेश्चंस आर रियली डिफिकल्ट, दे आर डिफिकल्ट फॉर एवरीवन। ठीक है। पैनिक होंगे तो फिर तो कुछ समझ नहीं आता ना। गुड टाइम मैनेजमेंट तो मस्ट है। और वो इसी तरह निकलेगी, जो क्वेश्चन नहीं आता उसको फर्स्ट 10 सेकंड में स्किप करो, बजाय इसके कि 2 मिनट पढ़ के स्किप करो। बाय एनी मीन यू विल स्किप इट। करना अपन दूसरी अटेम्प्ट में ही है, वो दूसरी दफा सर्वे में। बाकी केयरफुली पढ़ें। और अगर कॉमन सेंस पे अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता, आपके कॉमन सेंस ने बोला कि ये कर लेती हूँ ना, तो बस वही ठीक है। राइट। डोंट चेंज यूर आंसर अंटिल यू आर 100% श्योर। आप वैसे श्योर नहीं थे, कॉमन सेंस पे ही किया ना, तो वही करते रहो फिर। अजम्पशंस नहीं करने कि ये वो कहना चाह रहे होंगे, ये तो इतना इजी है तो वो तो मुश्किल पूछना चाह रहे होंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। वो बज ही नहीं है जो मेंशन नहीं है। डोंट अज्यूम एनी बज प्लीज। और आपने जो की बनानी है वो बज बेस्ड बनानी है। आप की बना के बैठे हुए उन चीजों पे जो है ही नहीं लिखी हुई। अच्छा, मेरे मेरे साथ एक बड़ा मेरी मैंने खुद को इम्प्रूव किया है इधर। मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करती थी, मे बी आपको याद हो, हेपेटाइटिस बी का। हेपेटाइटिस बी का, जिसमें वो सरफेस एंटीजन देते हैं पॉजिटिव, बस है ना, याद है वो क्वेश्चन। फिर हमने डिसाइड करना होता है कि बेबी को हम डुअल वैक्सीन करेंगे या सिंगल करेंगे। गॉट इट। हम्म। याद है। अस्मा, रोमा, यू रिमेम्बर दैट क्वेश्चन। बहुत दफा आता है एमसीक्यूएस में। तुम्हारा भी आएगा पक्की बात है। अब इसकी की मैंने चेंज किया है। पहले ये होता था कि जब भी हेपेटाइटिस एस एंटीजन पॉजिटिव होता था, प्रोवाइडेड दैट ऑल अदर थिंग्स आर अनरिमार्केबल या नेगेटिव, तब आप सिंगल वैक्सीन दे दें, है ना। और अगर हेपेटाइटिस बी एंटीजन पॉजिटिव है, अ, जिसके साथ ई एंटीजन पॉजिटिव है, या कोर एंटीजन्स हैं, तो या टाइटर ज्यादा आ गए या लेफ्ट खराब है, बच्चा प्रीमेच्योर है, तो हमें डुअल देनी होती थी। और जितने भी सिनेरियोज हैं उसमें सिर्फ मिलती एस एंटीजन पॉजिटिव है। अब जो डिसीजन मेकिंग चीज है वो ये है कि दे शुड गिव अस कि भाई इसकी जो ई एंटीबॉडीज हैं वो मौजूद हैं। हम्म।
और वो देते नहीं है, तो मैं ना खुद से अज्यूम करती थी कि ये तो एंटीबॉडीज जो है ना वो दे रहे हैं और वो नेगेटिव है, जिसकी वजह से मैं खुद से अज्यूम करके इसको सिंगल सोच रही थी, और मैंने 2-3 साल लगा दिए इसमें ना। और फिर आई करेक्ट माई सेल्फ कि भाई जब वो नहीं दे रहे कि ये एंटीबॉडी नेगेटिव नहीं है, तो वाई आई एम अज्यूमिंग इट। तो फिर सेफ साइड पे आप इसको डुअल एंटीबॉडीज दो, डुअल वैक्सीन दो, गॉट इट। और इन योर अटेम्प्ट आई चेंज द की। अब हम एस एंटीजन, सिर्फ एस एंटीजन ही हमारे पास है एज अ बस, तो वी आर नॉट एज्यूमिंग अनदर बस कि व्हाट आर द स्टेटस ऑफ ई एंटीजन एंटीबॉडीज। अगर वो नेगेटिव होती तो वो हमें देते, गॉट इट। उन्होंने नहीं दिया, वी कांट अज्यूम इट, पेशेंट इज हाई रिस्क एंड वी विल गिव डबल। तो ये एक कॉमन एग्जांपल है इस चीज की। और तुम्हारे पेपर में, और देखो जरूरी नहीं है कि सब भी अकेले खुले हैं, लर्निंग की फेज कभी नहीं खत्म होती। इट डजंट मीन इफ आई एम टीचिंग फ्रॉम लास्ट 6 years आई नो एवरीथिंग परफेक्ट। इट्स नॉट एज, in every attempt I actually understand many new things, really seriously। तो मैं एक और बात बताऊं, मुझे अभी एक और नई की भी, अभी तुम लोगों के अटेम्प्ट में आई एक्चुअली चेंज माई वन की। यू वांट टू नो? यू वांट टू नो? तुम्हें पता है मैंने चेंज करा दी थी लास्ट 2 days बिफोर चेंज कराई है। एक तो वो थी एमसीए वाली, वो जो टाइटर दे रहे थे, मोर देन 4 दे रहे थे एंटीबॉडी का, डी एंटीबॉडी का ना। एक तो वो थी, और दूसरी थी विजाइनल हिस्टेक्टमी इन एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेसिया। अब तुम लोगों ने वो पढ़ा नहीं शायद, तो मैं बता ही दूं। बस मैं ये बताना चाह रही हूँ, एवरीवन कैन कमिट मिस्टेक्स, ठीक है। हाँ, वो बट लेप्रोस्कोपी थी ना, क्या? लेप्रोस्कोपिक हिस्टेक्टमी थी ना उसमें हाँ, एंडोमेट्रियोसिस। एग्जैक्टली 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 एग्जैक्टली। ठीक है, और पता है कि मुझे किसने समझाया, सोचो। माई आई एम स्टूडेंट, तुम सब चुप करके बैठे रहे हो, तुम एफसीपीएस वाले भी सब चुप करके बैठे रहे। एंड वन डे माई आई एम स्टूडेंट, शी मैसेज मी, मैम इन एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेसिया यू पिक दैट कि हम वेजाइनल हिस्टेक्टमी करें, क्योंकि पेशेंट की एज 40 है, बीएसओ तो हम वैसे ही नहीं कर रहे, तो हिस्टेक्टमी जब करनी है तो फर्स्ट लाइन रूट हिस्टेक्टमी का है, तो आपने बोला कि हम बीएच कर लेते हैं। बट आई एम वंडरिंग कि ये जो ये सिनेरियो, उसमें एटीपिया भी था, और हाँ वो सिनेरियो एटीपीए का था, और एटीपीए था 40 ईयर पे, और एटीपीए में तो वैसे ही हिस्टेक्टमी करनी है, विदाउट एटीपीए में तो हम माइनर रखते हैं। तो उन्होंने बोला एटीपीए में तो ओकल्ट कैंसर जितने होते हैं, तो हमें तो पूरा उसको सर्वे लेना है, और सर्वे तो हम या लेप्रोस्कोपी से ले सकते हैं, या फिर हम लेप्रोटमी करके वीएच से तो हम नहीं देख सकेंगे स्टेटस कि व्हाट इज गोइंग इनसाइड पेरिटोनियम। और उसने इतनी अच्छी बात की वैसे, तो मैंने उसको ये नहीं बोला कि नहीं नहीं मैं तो मेंटर हूँ, आई नो एवरीथिंग, और तुम तो अभी आईयूएम कर रही हो और तुम्हें क्या पता है। आई अप्रिशिएट हर, मैंने कहा बिल्कुल, यू आर वेरी लॉजिकल एंड थॉटफुल, एंड आई विल री रीड इट। अच्छा, फिर मैंने दोबारा रीड किया, अब पूरी जीटीजी में उन्होंने रूट तो मेंशन ही नहीं किया था ना। However, फिर आई डिड सर्जिकल मॉड्यूल्स, उसमें काफी टॉक थे लेप्रोस्कोपिक हिस्टेक्टमीज के, मायोमेक्टमीज के, एंड आई वर्कड 24 आवर, मतलब पूरा एक दिन मुझे लगा बहुत सारे टॉक्स पढ़ने में। और फिर आई करेक्टेड कि नो, अगर एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया विद एटीपिया है, हिस्टेक्टमी ही करनी है, और वेदर यू आर गोइंग टू डू बीएसओ और नॉट, ये वीएच नहीं हो सकती इन एटीपिया, ठीक है। तो फिर मैंने तुम लोगों को भी करेक्ट कराया। दूसरा क्वेश्चन एक और भी था, तो वो क्या था? हाँ, वो ये था कि वन, हाँ, दैट वाज क्वेश्चन रेज्ड बाय सम अमंग यू पीपल, इट वाज क्वेरी बाय यू पीपल, कि उसमें क्या था, टाइटर मोर देन 4 था ना, और आपने बोला मैडम आप तो कहती है मोर देन 400 ई का, तो इसमें डायरेक्ट फिटल मेडिसिन में रेफर करना है, और जब वो फिटल मेडिसिन में रेफर हो ही रही है तो हम टाइटर क्यों करा रहे हैं, फिर तो इसका मिडिल साइड आर्टरी होना चाहिए। याद आया क्वेश्चन? हम्म, वरीना? जी मैम, याद है क्वेश्चन जी। हाँ, तो फिर उस वक्त तो मैंने इसको जवाब नहीं दिया, फिर मैंने कहा खुद भरती हूँ दोबारा। ओके, फिर फिर मैंने उसको दोबारा, स्ट्रेट फॉरवर्ड तो ये लिखा नहीं हुआ था जीटीजी में भी, लेकिन आई गॉट 1 पॉइंट कि एमसीए का डिसीजन आप 18 वीक के बाद लेते हो, इससे पहले एमसीए इतना अच्छा नहीं होता। फिर वहां से एक हिंट मिला,
और फिर उस पर वर्क शुरू किया। देन आई रियलाइज कि मोर देन 4, अगर 18 वीक के बाद आता है तो मिडिल सेरेब्रल आर्टरी है, और अगर इससे पहले आता है तो 4 वीकली टाइटर होगा। ठीक है। हम्म। तो जब तक तुम लोग इतने फुलिश क्वेश्चंस, या तुम्हें लगता है फुलिश क्वेश्चंस नहीं पूछोगे तो कैसे हम सीखेंगे? तो कीप आस्किंग क्वेश्चंस, और जितने क्वेश्चंस आप पूछोगे उसी से हम लर्न करेंगे इंशाल्लाह। अब तो 40 के टावर बचे हैं। चलो ये टॉक्स के लिए रख लो। लेकिन मेरा और मैडम का प्लेटफॉर्म का यही यही है कि जो चीज़ें सही है वो सही है, एनी वन कैन बी रॉन्ग, और जो बंदा ठीक है आप उसको अप्रिशिएट करें। द मोमेंट यू रियलाइज कि यू नो एवरीथिंग, वहीं से आपका डाउनफॉल शुरू हो जाता है। और एक हेल्दी इन्वायरमेंट हो जिसको हर एक को स्पेस मिले क्वायरी पूछने की। ठीक है। और अगर वो ठीक हो सकता है तो वो ठीक हो, अगर वो किसी को ठीक कर सकता है तो वो ठीक हो, एंड दिस इज एक्चुअली गुड एनवायरमेंट। ठीक है। बट राइट नो, जितनी मैंने आपकी केस देखी है, आपने देखा होगा हमने काफी करेक्शंस की इस दफा। ये था कि अ, जो एमसीपीएस के वो जो वन लाइनर्स थे ना क्वेश्चन सिनेरियोस, वो हमने सारे चेंज किए और प्रॉपर बज ऐड किए और 5 चॉइसेस हमने दी। इस दफा डिफरेंट थे ना तुम लोगों के पेपर्स, दिस इज फर्स्ट टाइम। इसमें टाइम तो बहुत लगा, लेकिन गुड, अल्हम्दुलिल्लाह वी मेड इट। बड़ी तंगी होती थी वरना ना, इसलिए हम कीज बनाते रहते थे, तो इसलिए थोड़ा टाइम लगा। और इसलिए थोड़ी सी करेक्शन शायद हमें करनी पड़ी, बट थैंक्स गॉड वी डिड इट एज अ टीम, एंड नाउ वी आर वेरी सेफ। सो चलें, तो हमने कैसे क्वेश्चंस पढ़ने हैं? स्टेप वन। मैम हम्म। मैम आप इससे पहले कि आप शुरू करें, थोड़ा छोटा सा एक मेरा आंसर प्लीज कर दें। हाँ एक बिल्कुल। ना क्वेश्चन था ट्विन का, उसमें एक ट्विन कफेलिक डिलीवर हो गया था, उसके बाद जो था वो ट्रांसफर था और वो ब्रेडी में जा रहा था, उसकी की मैम ने लिखी थी सिजेरियन कर दें, आईपीवी। तो मैंने नो ये नो, भी पूछा था। आईपीवी है। यस मैडम, मैंने ये कहा था कि इसकी आईपीवी क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि वो की में अभी तक सिजेरियन ही लिखा हुआ है, तो वो आईपीवी ही है ना, कंफर्म आईपीवी है। ये तो हमने मॉड्यूल वाइज रिकॉल्स में भी इतनी दफा किया है, आईपीवी ही करनी है। देखो मैं क्वेश्चन पढ़ूंगी, मैं ये नहीं कहती कि वो सिजेरियन, उसमें लाजमन लीकिंग हो चुकी होगी। इफ लीकिंग हो चुकी है देन इट विल बी सेक्शन, अगर लीकिंग नहीं हुई देन आईपीवी। मैं भी इंटैक्ट थी। चलो फिर यू आर राइट। वैसे फिर तो आपको ये क्वेरी पूछने की भी जरूरत नहीं है, बिकॉज वी ऑलरेडी डन इट मॉड्यूल वाइज रिकॉल्स ऑन जूम। हमने किया है ना, ये आपने मेरे साथ किया है ना ये। जी जी, आपके साथ ही किया वाई है। यू आर वरीड? तो जब भी सेकंड ट्विन आएगा आपने फेटल हार्ट रेट देखने हैं। अगर ट्रांसवर्स है तो आईपीवी फॉलोड बाय ब्रीथ एक्सटेंशन। अगर फेटल हम्म, हार्ट रेट सही है ईसीवी करेंगे। और अगर सेकंड ट्विन अगर ब्रीच है, हाँ अब मुझे ये बताओ, अगर सेकंड ट्विन ब्रीच है तो व्हाट इज द बेस्ट ऑप्शन? डिलीवर एज ए ब्रीच या डिलीवर एज केफेलिक? दोनों चॉइसेस हों तो व्हाट यू विल डू? डिलीवर एज ब्रीच। नहीं नहीं, ये मैंने अभी रिसेंटली हमने डिस्कस किया है ये भी क्वेश्चन। मैम सेकंड ट्विन तो ब्रीच डिलीवर हो जाता है। अगर आपको ब्रीच डिलीवरी करना आती है, ठीक है। हाँ ब्रीच डिलीवरी जी। की एक्सपर्टीज बहुत रेयर है, क्योंकि सेकंड फर्स्ट स्टेज में ये तो रिकमेंडेड है ना करें सेक्शन। जी तो ठीक है। इसलिए इसकी एक्सपर्टीज जो है वो ड्रॉप हो गई हैं। तो इसलिए जो मोस्ट कॉमन की है वो कफेली की है। इफ यू हाँ अगर वो बस देंगे ना कि ऑपरेटर इज एक्चुअली कॉन्फिडेंट फॉर एनी टाइप ऑफ डिलीवरी, ब्रीच भी और कफेलिक भी, देन इट इज ब्रीच, डिलीवर एज ब्रीच। और मोस्टली एक्सपर्टीज कफेलिक डिलीवरीज की है, ऐसे ही है ना? जी जी। फिर कफेलिक तो फिर हम इसी में क्यों चूज करेंगे। डिपेंड ऑन ब्रीच। स्टेटमेंट ना। ऑपरेटर अगर इक्वली कंपैटिबल है फॉर ब्रीच एंड कैफेलिक तो ब्रीच, फिर इंटरवेंशन नहीं करें, क्योंकि पोस्ट ईसीवी, ईसीवी की इंटरवेंशन है ना, पोस्ट ईसीवी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाती हैं। आल्सो में तो खैर ये लिखा हुआ है कि ब्रीच भी कर सकते हो कैफेलिक भी कर सकते हो, बट मजीद अगर डिटेल में जाएं और दोनों चॉइसेस हों देन गो फॉर कैफेलिक, क्योंकि एवरीवन हैज कैफेलिक डिलीवरीज एबिलिटी, लेकिन ब्रीच डिलीवरी के एबिलिटीज नहीं है, दे आर रेयर। ओके। तो बस स्टेप्स टू अटेम्प्ट एसबी यही है जो मैंने बोला, रीड द स्टेटमेंट और दोबारा पढ़ो। और दोबारा पढ़ोगे तो बजवर्ड भी नजर आएंगे, दोबारा पढ़ोगे तो फिर डिस्ट्रक्टर्स भी नजर आएंगे। और फिर आप फिर उसके बाद जंप नहीं करनी स्टेटमेंट पे, वो जो 5 चॉइसेस हैं प्लीज। जब तुम स्टेटमेंट पढ़ते ही ऑप्शंस पढ़ लेते हो ना, थॉट प्रोसेसिंग ही नहीं होती, ब्रेन स्टॉर्मिंग ही नहीं होती, और आप उन पांचों कीज में गुम हो जाते हो, बायस्ड हो जाते हो। तो दिस इज अ $1 million टिप अगेन।
स्टेटमेंट आएगी तुम्हारे सामने, नीचे डेफिनेटली ऑप्शंस भी आएंगी, आंखें बंद कर लो ऑप्शंस पे ना, स्टेटमेंट पढ़ो 2 दफा, बज आइडेंटिफाई करो, और एक डिस्ट्रक्टर भी होता है गंदा सा, वो तुम्हें जो बज लग रहा होता है वो आइडेंटिफाई करो, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल नेहा 1 है, कार्डिक पेशेंट, तो उसकी जो लेबर केयर है वो नॉर्मल पेशेंट जैसी है या हाई रिस्क पेशेंट जैसी है? वो दे सेड कि दिस इज जस्ट लाइक जनरल पॉपुलेशन, जैसे माइल्ड आईएचसी है, माइल्ड इंट्राहेपेटिक कोलिस्टेसिस, वो बिल्कुल जनरल पॉपुलेशन की तरह उसकी लेबर केयर होती है, कोई सीटीजी भी नहीं करते। तो इस तरह जब वो कहेंगे ना कि आईएचसी है बट माइल्ड, तो वो डिस्ट्रक्टर बन जाता है, ठीक है। तो आपने इस तरह भी आइडेंटिफाई करने हैं डिस्ट्रक्टर्स। नेहा 1 दे रहे हैं, वो नेहा तो बजवर्ड है, लेकिन नेहा 1 ये डिस्ट्रक्टर है क्योंकि ये नॉर्मल हम वेरिएंट लेते हैं। तो आपने बस भी आइडेंटिफाई करने हैं और आपने डिस्ट्रक्टर भी आइडेंटिफाई करने हैं, उसके बाद अपनी की को थिंक करना है कि इन्होंने पूछा है बेस्ट इन्वेस्टिगेशन और सिनेरियो बन रहा है एडिनोमायोसिस का, तो ये क्या होगा, तो यू नो बेस्ट इज टीवीएस, राइट। तो या वो प्लेसेंटा क्रीटा आ गया एंड दे आर आस्किंग फर्स्ट लाइन, तो अभी आप ऑप्शंस नहीं पढ़ो एंड थिंक क्रीटा में फर्स्ट लाइन डोपलर है, राइट। अब वो आपने ऑप्शंस पढ़ी और उसमें डोपलर है, तो देखो आप पहले ही थॉट प्रोसेसिंग कर चुके हो ना, तो आप ए बी सी डी से तो नहीं डिस्ट्रैक्ट होंगे, यू आर वेरी फोकस कि डोपलर ही तो है ये, गॉट इट, या ये टीवीएस ही तो है बिकॉज इट इज एडिनोमायोसिस। तो फिर आप इस तरह से जाओगे तो बहुत थॉटफुल कीज बनाओगे जो कि ज्यादा बेहतर होंगे, लेस लाइकली कि वो खराब हो। और अगर आपने एक थॉटफुल की बना ली और वो पांचों चॉइसेस में नहीं है, तो फिर एक्सक्लूजन पे आ जाओ कि ये भी लेस लाइकली है, ये भी लेस लाइकली, जैसे फॉर एग्जांपल अभी आप में अभी आईएमएम का क्वेश्चन है ये, उसमें ये था कि मैडम आपने बोला था जब आरएमआई 200 से ज्यादा हो तो सीटी कराना है, तो सीटी की तो ऑप्शन नहीं थी, एमआरआई लिखा हुआ था तो फिर मैंने एमआरआई कर दिया। तो वो कैसे कर किया, मैंने वो ठीक है, मैंने कहा हाँ ठीक किया तुमने, तो फिर वो मैंने बोला तुमने कैसे किया, उसने कहा कि आपने बोला था कि पहले आइडियल की सोचनी है, तो मैंने सोचा मैं सीटी कराऊंगी इसका तो ना, तो फिर जब मैंने पांचों ऑप्शन पढ़ी तो सीटी तो था नहीं, तो फिर मैंने एक्सक्लूड किया, मैंने कहा सीटी जैसा और क्या होगा एमआरआई होगा तो एमआरआई करा लेती हूँ, जस्ट लाइक दैट आप भी ऐसे ही कीजिएगा। अच्छा, दूसरा ये कि अभी एफसीपीएस में क्वेश्चन था जो कि मुझे थोड़ा डिफरेंट लगा, और वो था विजाइको विजाइनल फिस्टुला का मोड ऑफ डिलीवरी, क्या होता है वैसे। वैसे मैंने आईएमएम और एफसीपीएस के क्वेश्चंस पढ़े हैं, तुम कहते हमें करा दो, वो सारे तुम्हें आते हैं लिटरली, मुझे तो कोई भी ऐसा नहीं लगा कि तुम लोग ना कर पाओ। हाँ, वीवीएफ वाला मुझे थोड़ा नया लगा, तो इसलिए बताओ मुझे क्या होगा वैसे वीवीएफ में, सेक्शन गुड्स एंड अब, ठीक है। रेक्टोवेजाइनल फिस्टुला बन गया है, उसमें भी सेक्शन करते हैं, या ओसी सिम्टोमेटिक है उसमें भी सेक्शन करते हैं, वेजाइकोजेनल फिस्टुला है तो उसमें भी सेक्शन करेंगे, ठीक है, दैट्स द सेफ की। ओके, अगेन बता रही हूँ, अगर स्टेटमेंट बहुत बड़ी है तो सबसे पहले लास्ट कैच पढ़ें कि ये इन्वेस्टिगेशन पूछ रहे हैं, डायग्नोसिस पूछ रहे हैं, उसी से फिर आपका ब्रेन वर्क करने लग जाता है सही लाइन पे। फिर होल सिंगल बेस्ट आंसर पढ़ें, फिर बस पिक करें, फिर डिस्ट्रैक्टर को पिक करें और उनको इग्नोर करें, गोली मारें, फिर उसके बाद आइडियल की को इमेजिन करें, जो भी एज पर कैच पॉइंट पूछ रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन है, डायग्नोसिस है, ठीक है, फिर ऑप्शंस पढ़ें और फिर अपनी वर्क करें चॉइसेस पे एज पर आइडियल अप्रोप्रिएट एक्सक्लूजन, वो तुम्हें पहले ही पता है, पिछले 3 महीने से हम यही कर रहे हैं। तो और जो क्वेश्चन नहीं आता प्लीज उसको 4 मिनट उसको पढ़ने के बाद स्किप मत करें, तुम्हारे 4 मिनट वैसे भी तो गए ना, पिछले शुरू की 10 सेकंड में समझ आ गई थी कि ये तो नहीं आता, तो पहले ही स्किप कर देते। skipping after 10 seconds is good for your time management, skipping after 2 minutes, बिकॉज स्किप तो वैसे ही कर रहे हो, जब दोबारा पढ़ोगे फिर दोबारा 2 मिनट्स को जीरो से स्टार्ट करोगे, समझ आई मेरी बात। हम्म। अच्छा, रेणुका कह रही है एमआरआई एंड रेफर, अगर एमआरआई है तो एमआरआई करा के रेफर करते हैं, ठीक है, रेफर आफ्टर दिस इन्वेस्टिगेशन है, अगर एओर्टा क्लासिफिकेशन पे कर रहे हो बी और एम रूल, तो उसमें डायरेक्टली रेफर करना होता है, ये डिफरेंस है आरएमआई का और आयोटा का, और ये मैंने पढ़ाया था, ठीक है। ओके, और इसके पीछे एक पैथोलॉजी भी है, वो ये कि जो आयोटा है वो सारी की सारी अल्ट्रासाउंड बेस्ड है स्कोरिंग, ठीक है।
तो इसलिए उसका डिसीजन एमडीडी लेगी, आप कोई और नया इमेज ना कराने बैठ जाओ। और ये जो आरएमआई की है, ये इसमें तो आप C125 देख रहे हो, पोस्ट मेनोपाजल एज देख रहे हो, उसमें से एक फैक्टर अल्ट्रासाउंड है। ठीक है, तो इसमें एक अच्छी इन्वेस्टिगेशन का रोल है। तो इसलिए अगर आप सिटी के बाद रेफर करोगे तो पेशेंट का डिले बच जाता है। वैसे एक बात तो बताओ, सबसे सेंसिटिव इन्वेस्टिगेशन कौन सी, आयोटा या आरएमआई? अच्छा, आयोटा, गुड रुखसाना, वेल डन। और यूनिवर्सली एक्सेप्टेड कौन सी है? आरएमआई, गुड। लेकिन आपने खुद, अगर आपसे कोई इस तरह की स्टेटमेंट पूछे कि बिफोर 40 व्हाट विल बी द बेटर देन आयोटा, क्योंकि C125 तो वैसे ही बिफोर 40 साइकिल में, फाइब्राइड में, पीआईडी में रेज हो रहा होता है ना, तो इसलिए इतनी अच्छी नहीं है बिफोर 40 आरएमआई। हाँ, 40 के बाद आरएमआई बेहतर है। ठीक है, ओके। ये कुछ क्वेश्चन थे जो मैं पहले तुम्हें बता दिए कि लास्ट कैच से पढ़ना है, बस आइडेंटिफाई करने हैं। ये डिफरेंट स्टाइल से क्वेश्चंस आएंगे, कुछ इन्वेस्टिगेशन बेस्ड होंगे, कुछ डिफरेंशियल बेस्ड होंगे, है ना। बट कुछ ऐसे भी होंगे जिसमें क्रिटिकल एनालिसिस करना पड़ेगा आपको, मतलब सारी चीजें ठीक होंगी। जैसे मैं आपको, हमने ये क्वेश्चन किया था कि पेशेंट थर्ड टाइम, अब देखो थर्ड ट्राइमेस्टर में पेशेंट को ग्रेवीज डिजीज है, उसकी ट्रीटमेंट क्या होती है तुम्हें पता है, कार्बेमेजोल देते हैं, है ना। तो क्या करें फिर, यहाँ तो कार्बी है, मैथी भी कार्बी होता है। अच्छा, चलो पीटीयू आउट हो गई, कार्बी बीटा ब्लॉकर, तीन जगह पे तो कार्बी आ गया, फिर क्या करोगे? चलो बी आउट हो गई, ई आउट हो गई, फिर अब मोनोथेरेपी मैथी, अब बंदा, अब इसको क्रिटिकली अपने एनालाइज करना है ना। क्या करोगे बताओ? डी करोगे, क्योंकि इसमें एक ही चीज डिफरेंट है, कार्बी भी वैसी है, मैथी भी है वैसी है, कार्बी के साथ यहाँ बीटा आया और हमारे पेशेंट को टैकीकार्डिया भी है, वेट लॉस भी है, मतलब इसको फॉर टाइम बिंग हमने जब तक ये कार्बी नहीं उसकी मेंटेनेंस डोज पे ये ठीक करती हार्ट रेट को, इसको स्टेबल करने के लिए शॉर्ट टर्म यूज हमने बीटा ब्लॉकर का करना है, लॉन्ग टर्म तो नहीं कर नहीं सकता है, क्योंकि अगर आता है तो राइट नो स्टेबल, क्योंकि सारी ट्रीटमेंट फेल हो गई हैं, हाइपरथायरॉयडिज्म है और नहीं डिस्पाइट ट्रीटमेंट, हाँ। अच्छा, इन्होंने ट्रीटमेंट भी क्या ही दी होगी, एंटीथायराइड दी होगी। वैसे क्वेश्चन इतना अच्छा नहीं है, मुझे रियलाइज हुआ है घटिया ही। खैर, अब मैं क्वेश्चन को जज नहीं कर रही, बट एनीवे ट्रीटमेंट तो कार्बी भी है, मैथी भी है और ये भी है, तो फिर ऐसा क्या नहीं ऐड करना है, यही बीटा टैकीकार्डिया के लिए। ऐसे ठीक नहीं था वैसे क्वेश्चन, ऐसा होना नहीं चाहिए था, बट एनीवे तीन एक जैसे की हैं, एक बार टैकीकार्डिया का मिल गया तो बीटा ब्लॉकर पिक कर लिया ना, ये क्रिटिकल क्रिटिकल एनालिसिस करना होता है, कुछ ऐसे क्लिनिकल क्वेश्चंस होते हैं। वो फिर वैसे ये क्वेश्चन होते कम है लेकिन इनके परसेंटेज ज्यादा होती है, जैसे अभी मैं एरएमए की बात करूँ तो यस, एक पेशेंट 50 ईयर की आई है और उसको बार बार इंडाइजेशन है, ब्लॉटिंग है, क्या करोगे उसका सबसे पहले? हम्म, हाँ, CA 125। हाँ एक्सीलेंट, 75। और ये वाली पेशेंट बार बार इंडाइजेशन ब्लॉटिंग के साथ आ रही है, आपने एग्जामिनेशन किया और आपको एक मैस मिल गया एडिनेक्सा में। हम्म, तो फिर उसका RMA करेंगे। ओके, आरएमआई में तो C125 भी है, टीवीएस भी है। जी सॉरी, TVS करेंगे, बिल्कुल। हाँ देखो, यहाँ पर उन्होंने हमें स्पेसिफिक एक फाइंडिंग दे दी है मैथ्स की ना, अब यहीं से वो हमें क्लिनिकली इवेल्युएट कर रहे हैं, क्योंकि क्लिनिकल एग्जामिनेशन पे मैथ्स को पिक करने की तो कोई नहीं है ना, सेंसिटिविटी 20% सेंसिटिविटी है बस। और तो इवन इन एक्सपर्ट हैंड भी 30% हो सकती है। तो पहले तो ये मैथ्स देखो ना, ये कैसा है ना, तो अब मैथ्स भी बस हम्म, आ गया विद दिस फीचर, तो नाउ हेयर वी विल गो फॉर टीवीएस। अच्छा, एक और भी क्वेश्चन था बड़ा मजे का, जस्ट लेट मी टू रिवाइव थिंक। हाँ, हाँ तो नहीं, वैसे मैं कुछ उल्टा सीधा बोल दूंगी। एक पेशेंट है पोस्ट मेनोपाजल ब्लीडिंग के साथ आई है और एग्जामिनेशन पे उसको फर्म सा मैस है,
and on examination it is likely to be fibroid, right? और ओके, तो व्हाट यू विल डू उसमें ऑप्शन थी, पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग के साथ आई है, और एक मैस है, जस्ट बूस्टर सेशन है या टीचिंग सेशन है? ओके, पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग थी, एग्जाम पे एक मैस है, लाइकली इट इज फाइब्राइड ऑन एग्जामिनेशन, और बस बस नेक्स्ट क्या होगा, क्या सोचते हो, जस्ट इमेजिन। बायोप्सी, एंडोमेट्रियल बायोप्सी। वैसे एक बात बताओ, जब पोस्ट आजकल मेनोपॉजल ब्लीडिंग होती है सबसे पहले बायोप्सी कराते हैं या टीवीएस कराते हैं? बताओ ना। टीवीएस देखेंगे थिकनेस के लिए, और थिकनेस अगर आ गई 3 तो फिर क्या करोगे? पर तो फिर रीअश्योरेंस, हाँ, और अगर थिकनेस 4 आती है तो फिर करवाओगे बायोप्सी, है पाइपल, ना? जी पाइपल, और अगर इरेगुलर थिकनेस आई है तो फिर स्टेरोस्कोपी। फिर हाँ, पाइपल देन होगी, हिस्टेरोस्कोपी। स्टेरोस्कोपी जी। अच्छा चलो यार, एक पता नहीं, मुझे शायद सही से रिकॉल नहीं हो रहा, चलो मैं बनाती हूँ। अब पेशेंट को पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग है, ओके, और टीवीएस पे थिकनेस तो नहीं बताई उन्होंने, लेकिन उन्होंने बताया सिंपल सिस्ट है 6 सेंटीमीटर की। अब ये 125। वाई CA-25 वैसे पूछ रही हूँ कि तो ठीक है, बहुत सारे लोग देखिए कहते हैं पोस्ट बायोप्सी कर लेते मेनोपॉजल हैं क्योंकि पीएमबी के साथ आई है। बिकॉज कैन बी मैलिग्नेंट। हाँ देखो, एक्चुअली पता क्या है, वही आप इमेजिन कर रहे हो ना कि टीवीएस खराब होगा। अब मैंने कहा ना, कोई बस ऐसा है ही नहीं जो लिखा हुआ ना हो। उन्होंने लिखा टीवीएस पेंडोमेटल थिकनेस 4, लिखी है? नहीं लिखी ना। तो अगर नहीं लिखी तो ये बस ही नहीं है, एक बात तो ये हो गई। और जो चीज उनको उस टीवीएस से इंपॉर्टेंट मिली वो लिख दी उन्होंने, वो है 6 सेंटीमीटर की सिस्ट, राइट? तो देन दिस इज 6 सेंटीमीटर बस पोस्ट मेनोपाजल एज में है नहीं, ये बस चाहे एसिम्प्टोमेटिक हो, पोस्ट मेनोपाजल सिस्ट तो बन गई ना। अच्छा, अगर C-125 कराया इसका, ठीक है, और स्कोरिंग भी करा ली, और वो मोर देन 200 आ गई, फिर क्या करना है? फिर CT या MRI, है ना? और और फिर अगर वो, फिर उसके बाद CT MRI के बाद उसको अपने पास वही ना लेके बैठना, फिर रेफर करना है। फिर रेफर और किसके पास रेफर करना है? जो ऑनकोलॉजिकल, ऑन्कोलॉजी। हाँ, यूनिट का या पार्ट, किसी टीम का पार्ट हो जो ऑनकोलॉजिकल सर्जरीज करता हो, वो वाला गायनाकोलॉजिस्ट, ना कि कोई जनरल गायनाकोलॉजिस्ट, है ना? जी जी। चलो, अगर यही 6 सेंटीमीटर की सिस्ट है और RMI लेस देन 200 है, फिर क्या करेंगे? फिर बायलैटरल सिस्टेक्टमी, या बायलैटरल ऊफ्रेक्टमी, या हिस्टेक्टमी? हम्म ये तो आना चाहिए तुम्हें। पोस्ट मेनोपॉजल सिस्टेक्टमी का, सॉरी बायलैटरल हिस्टेक्टमी। ओवरेक्टमी। एक मेरा उदास ना करो, पोस्ट मेनोपाजल पेशेंट में चाहे टॉर्जन हो जाए ओवरी की, चाहे सिस्ट आ हाँ जाए, अगर C-125 लेस देन 200 है तो ओवरी निकालने ही निकालने। बायलैटरल सैल्पिंजो ओफ्रेक्टमी, BSO करना होता है। और ये पता क्या करते हैं? कहते हैं बायलैटरल ओफ्रेक्टमी और बायलैटरल सैल्पिंजो ओफ्रेक्टमी। अब वो आप कहते हैं बायलैटरल ओफ्रेक्टमी में क्या फर्क है, सैल्पिंजो ओफ्रेक्टमी में क्या है? उसमें भी ट्यूब भी बंद करनी है, ट्यूब बंद करने से भी तो नहीं कम। हाँ, ओवेरियन कैंसर का रिस्क कम हो जाता है, ठीक है। अच्छा तो तो यूट्यूब पे निकालो। हाँ, पोस्ट मेनोपाजल एज में हम सिस्टेक्टमी नहीं करते हैं, हम ओवरी निकाल के दम लेते हैं, अगर चाहे सिंपल सिस्ट है। हाँ, अगर प्री मेनोपाजल है, उसमें अगर हमने सिंपल सिस्ट निकालनी है तो फिर हम सिर्फ सिस्टेक्टमी करते हैं, चाहे वो टॉर्जन क्यों ना हो, ओवरी नहीं निकालते। ओके, अब चलो, अब हम दोबारा आ जाते हैं नींद पे। जो आपका मिड ब्रेक है, चाय तो मिल ही जाएगी, कॉफी लवर अपने साथ कॉफी सेशन ले जाएं।
जो घर से खाना खा के नहीं गए वो कोई भी सैलड ले जाएं कोल्ड सी, मगर गर्मी है ना, खराब ना हो। सैंडविच बना के जो भी कोल्ड सा हो, उसमें ऐसी चीज ना हो जो कि गर्मी में खराब हो। ठीक है, लॉकर तो वो नहीं देते। हाँ, मोबाइल शोबाइल ना रखना उसमें, तो गुम हो जाएगा। बस। तो बस पेपर अटेम्प्ट करना है विद फुल कॉन्फिडेंस, फेथ, गो लाइक बैरियर्स एंड बी सक्सेसफुल, वी आर प्रेइंग फॉर यू पीपल। और जब तुम्हारा दिल चाहे कि गिव अप कर देते हैं, नेक्स्ट अटेम्प्ट में दे देंगे, तो थिंक अबाउट दैट डे जब आपको अपने एमसीपीएस के कॉन्वोकेशन में आपके नाम से बुलाया जा रहा है, लाइक मलिहा हुसैन कम ऑन स्टेज, है ना, वो तुम पर पहनाएं तुम्हारा मेडल और तुम्हारे हाथ में तुम्हें डिग्री दें, और तुम अपनी कैप ऐसे हवा में उड़ा लो और अच्छे फोटो शॉट लो अपने बंदे के साथ, बच्चों के साथ, माँ बाप के साथ। वो दिन, वो मोमेंट एक्चुअली तुम इमेजिन करो, और फिर तुम नहीं पीछे हटोगे। यू विल फाइट फॉर ईच क्वेश्चन। तो मैम एमसीपीएस में कॉन्वोकेशन होता है? हाँ, होता है। रेड कलर का तुम लोगों का होता है गाउन, और एफसीपीएस वालों का येलो कलर का होता है। अच्छा, अल्लाह दिलाएगा इंशाल्लाह। हाँ, इंशाल्लाह। लेकिन एमसीपीएस कौन सा तुम्हारा, तुम लोगों का एम है? यू विल गो हाँ। फॉर रॉयल कॉलेज इंशाल्लाह। डीपी तो मैंने रॉयल हम्म, कॉलेज के लगाई है, ये ब्लू रॉयल कॉलेज का है। हम्म, तो यहाँ भी जाओगे चल, इंशाल्लाह। अल्लाह में अच्छी जगह पहुंचा दे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। वैसे डिग्रीज इतना कोई मैटर नहीं करती इन गाइनी हो, सच बताऊं तो स्किल्स मोर मैटर। लेकिन डिग्रीज ऑब्वियसली होंगी तो किसी न किसी जॉब पे जाओगे, और एक एक आपको आपका स्टैंडिंग पॉइंट मिल जाता है विद डिग्री, उसके बाद आपकी स्किल्स हैं। ठीक है, गुड मैडम लक। डिग्री, हम्म। डिग्रीज फर्स्ट। हाँ, नहीं, हमेशा वो तो फर्स्ट आती है। एंट्री गेट है ना, वो तो एंट्री गेट है ना, डिग्री ही नहीं है तो फिर आप एंटर नहीं हो सकते आफ्टर ऐसे ही दिस। है। हाँ, आफ्टर दिस योर ठीक। स्किल्स। अच्छा भाई, एक और क्वेश्चन आ गया, मेल फिनोटाइप ऑन स्कैन यूट्रस ट्यूब्स, आई थिंक एब्सेंस ऑफ एज। अच्छा ठीक है, बड़ा मजे का क्वेश्चन पूछा है। अब तुम होल्ड ऑन करना, रुखसाना इधर। मुझे बताओ, जब एंटीमुलरिन हार्मोन नहीं होता तो क्या होता है उससे? बट विल बी द पिक्चर फिनोटाइपिकली, आपने बोला मेल, तो एब्सेंस ऑफ एएमएच से आ, क्या होगा? परसिस्टेंट मुलेरियंस आ गई, क्योंकि एएमएच ना हुआ तो बाय डिफॉल्ट वो अंदर से तो यूट्रस ही बनेगी, तो बन गई यूट्रस। तो फिर वो मेल फिनोटाइप, तो वो मेल फिनोटाइप कैसे आ गया? एंड्रोजन कहाँ से आ गए? हाँ, लैक ऑफ एएमएच से एंड्रोजन कैसे प्रोड्यूस हो गए कि वो मेल बन गया? मेल लुक आ रही है, सोचो, खुद सोचो। एंड्रोजन कहाँ से आएंगे? कंजेनिटल एड्रेनल हाइपरप्लेसिया से आएंगे, कोई ओवेरियन ट्यूमर है जो एंड्रोजन बना रहा है, या कोई एड्रेनल ट्यूमर है जो एंड्रोजन बना रहा है, कोई दवाई है वो जो खा रही है जो एंड्रोजन बन रहा है। कोई एम्बिग्यूटी आई है ना अपीयरेंस में, जिसकी वजह से मेल। और वो क्या बोल रहे हैं? फिनोटिपिकली मेल, तो बाय डिफॉल्ट शी इज ओनली फिनोटिपिकली मेल, जीनोटिपिकली तो वो फीमेल है। अब ये कौन सा यस एएमएच मैम। है जो एक्स एक्स हो? सोचो, जिसमें लैक ऑफ एएमएच तो हम एक्स वाई में देखते हैं। बन गई की? इफ आई एम सेइंग कि ये तो फिनोटिपिकली मेल है, तो व्हाट डज इट मीन? जीनोटिपिकली वो मेल नहीं है ना, ही इज नॉट एक्स वाई। वन थिंग, एक्स एक्स। इफ एक्स एक्स तो फिर तो ये सी एच है। कंजेनिटल हाइपोप्लेसिया की कैरोटाइपिंग तो एक्स एक्स होती है। एंड्रोजन इतने ज्यादा होते हैं, दे लुक लाइक मेल। आपने कभी ओपीडी में देखा है? मैंने तो दो दो तीन में से रेयर होते हैं, मैंने दो तीन देखे हैं पेशेंट। मैं ओपीडी में बैठी हुई थी एंड आई जस्ट अमेज्ड, ये बंदा कहाँ से आ रहा है? उसका नाम अरूज था। एंड वो बच्ची हम्म, काफी देर से वो ले रही थी फ्लूड्रोकॉर्टिसाइड्स, वो अजीब से स्टीराइड ले रही थी, तो अब मिल नहीं रहा था मार्केट में। तो शी वॉज फीमेल, शी वॉज मेल एक्चुअली, फिनोटिपिकली। और वो एक्स एक्स थी, यूट्रस भी थी उसकी। परसिस्टेंट मुलियन ट्यूब्स तो होगी ना, सीएच में यूट्रस होती है। अब बताओ मुझे। गॉड माई, थोड़ा सा लॉजिकली इसको, थोड़ा सा कॉमन सेंस से सोचा, जवाब मिल गया। नुकसाना। ओके, इसी तरह एग्जाम में सोचना लॉजिकली, अगर फंस भी जाओ ना तो बस
बहुत सारे सिनेरियोज में फिर सोचना कि मैं वार्ड में प्रैक्टिस कर रही हूँ और मुझे लॉजिकली इसको अप्रोच करना है। कॉमन सेंस भी एक डॉक्टर की अच्छी होती है, बहुत सारी चीज आप अच्छी कर लेते हो उससे। जैसे वो सीटी नहीं निकला तो एमआरआई निकल आया। अब डोपलर नहीं देते प्लेसेंटा क्रीटा में, तो फिर आपको पता है तब भी एमआरआई निकलेगा। हम्म। अगर एल्गोरिथम में एक चीज मिसिंग है तो बाय स्टेप हमने सेकंड स्टेप पे जाना है ना, पीछे थोड़ी ना जाना। अगर एक पोस्ट मेनोपाथल ब्लीडिंग वाली पेशेंट आ गई, आपकी सारे पांच की पांच चॉइसेस में अगर टीवीएस नहीं है, तो फिर आप बायोप्सी करोगे ना, क्योंकि टीवीएस एल्गोरिथम में पहले आता है, उसके बाद बायोप्सी आती है। टीवीएस अगर है ही नहीं तो नेक्स्ट इज बायोप्सी। गॉट इट? अच्छा। ओके। हाँ, जैसे रेड्यूस फीटल मूवमेंट्स में सबसे पहले आजकल टेट करते हो, आजकल टेट नहीं है तो फिर सिटी पे जाओगे ना, नेक्स्ट स्टेप पे सिटीजी कर लेते हैं, और सिटीजी भी नहीं है तो फिर नेक्स्ट स्टेप पे आज अल्ट्रासाउंड कर लो। तो ये भी इस तरह से चल जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, गुड लक फ्रॉम एंटायर टीम ऑफ मैडम। और मुझे बहुत उम्मीद है तुम लोगों से। और मैं हमेशा कहती हूँ एमसीपीएस का रिजल्ट अच्छा होता है। बिकॉज यू पीपल आर बीइंग टॉट लाइक एफसीपीएस। तो वो जो तो एमसीपीएस की चीजें होती हैं वो तो मुझे काफी इजी लगती हैं एग्जाम में, और ओस्की में भी। थैंक यू सो मच मैम। ओके। तो ये 40 आवर इसी तरह इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो स्पेसिफिकली स्कोर्स एल्गोरिथम्स हैं, इनके लिए बचा के रखो। थैंक्स, मी लेटर देन। अल्लाह हाफिज।